हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 के साइंस की बुक जिज्ञासा, जो न्यू बुक है, उसके उसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो आज सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप दूसरी वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। तो इसमें यहाँ पर 2 बीज दे रखे हैं, गेहूं और राजमा। तो गेहूं का देख लेते हैं कि गेहूं में जो जड़ का प्रकार होता है वो होती है रेशेदार जड़। इसमें मूसला जड़ नहीं होती, क्योंकि पतली और समान आकार की कई जड़ें एक साथ गुच्छे के रूप में निकलती हैं। तो ये हो गया गेहूं में जड़ का प्रकार। और गेहूं की जो पत्ती का शिरा विन्यास है वो भी पढ़ लेते हैं कि गेहूं की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें शिराएं पत्ती के दोनों किनारों के समांतर होती हैं। तो ये गेहूं की जड़ और शिरा विन्यास के बारे में हमने जान लिया। अब हम राजमा की जड़ और शिरा विन्यास के बारे में जानते हैं। राजमा की जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है, और इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। और पत्ती का शिरा विन्यास, राजमा की पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें शिराएं पत्ती की मध्य शिरा से निकलकर जाल की तरह बिछती हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाइए। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतु और चिन्हांकित खंड ख में स्थलीय जंतु के नाम लिखिए। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपको बताना है कि घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, मछली नहीं है, गिलहरी, व्हेल, कछुआ, कबूतर और केंचुआ। इनमें आपको बताना है इसमें इसके अकॉर्डिंग कि इनको कहाँ कहाँ रखना है। तो ये जलीय जो क में जो बताया है वो जलीय जानवर क में रखे जाएंगे। तो इसमें क में आएंगे डॉल्फिन और व्हेल, और ख में आएंगे घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ, कबूतर। और ग में आएंगे मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ। ठीक है, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मनु की माँ की एक शाक वाटिका मतलब किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देगा। तो मूली एक प्रकार की जड़ है जिसे टैप रूट के नाम से जाना जाता है। टैप रूट मोटी प्राथमिक जड़ें होती हैं जो शंकु के आकार के अलावा मिट्टी में गहराई तक बढ़ती हैं। और मूली के जो पत्ती का शिरा विन्यास है वो मूली के पौधे की पत्तियां जालीदार शिरा विन्यास प्रदर्शित करती हैं, जो द्विबीजपत्री पौधों की खासियत है। इस शिरा विन्यास पैटर्न में एक प्रमुख केंद्रीय शिरा होती है, जिसमें छोटी शिराएं शाखाएं बनाती हैं जो एक नेटवर्क बनाती हैं। यह हो गया क्वेश्चन 3 का आंसर। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। तो देखिए, बकरियों को देखते हैं। पर्वत पे पाने वाली बकरी और मैदान में पाई जाने वाली बकरी। इसमें हम देख लेते हैं कि दोनों ही बकरियां हैं और एक ही परिवार से हैं, लेकिन पर्वतीय और मैदान वाली बकरी में अंतर है
अंदर अंतर हो जाएगा कि देख, आप पहले पिक्चर को ही ध्यान से देखो। इसमें जो पर्वतीय बकरी है उसके ऊपर बाल बहुत सारे हैं और जो मैदान वाली है उस पे बाल नहीं है। तो बाल क्यों है पर्वत वाली बकरी पे? क्योंकि वहाँ ठंड होती है और वो ठंड, जो बाल होते हैं वो उसको उस वातावरण में रहने में हेल्प करती है। और मैदान वाली बकरी में बाल नहीं है, थोड़े कम बाल है पर्वत वाली के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतीय बकरी का कि ठंडे पहाड़ी तापमान से बचाने के लिए मोटा लंबा फर होता है। वही हमने बालों की जो बात करी थी वो होगा। सेकंड है सामान्यतः अधिक मजबूत और मांसल चट्टानी इलाकों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होती है। ठीक है। थर्ड है पथरीली सतहों पर बेहतर पकड़ के लिए खुरदरी बनावट वाले विशेष खुर होते हैं। उनके जो पैर होते हैं वो भी विशेष बनावट वाले होते हैं जो उनको पर्वत वाले इलाकों पर चलने में हेल्प करती है। अब मैदानी बकरी के बारे में देखते हैं कि गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त छोटे फर होते हैं। और सेकंड पॉइंट है समतल खुले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त दुबला शरीर। तीसरा, खुर समतल घास वाली भूमि पर चलने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का आंसर। 5th को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। इसमें आप 2 समूह कैसे बना सकते हैं? पहले तो बना लेंगे उड़ने वाले जानवर। तो उड़ने वाले जानवर कौन कौन से हैं? कबूतर, चमगादड़, कॉकरोच और टिड्डा। और सेकंड में बनाएंगे न उड़ने वाले जानवर। तो कौन कौन से हैं? गाय, कछुआ, व्हेल, मछली, छिपकली। अब इसमें 6 में देखते हैं। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? तो वनों की कटाई का प्रभाव क्या क्या हो सकता है? वनों की कटाई तो नहीं करनी चाहिए। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। उससे जैव विविधता का नुकसान होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है और मृदा अपरदन होता है, जल चक्र में व्यवधान, और 5th है वायु गुणवत्ता में कमी। 5 पॉइंट है, ये नोट करेंगे। और ये पूछ रहा है चुनौती का समाधान क्या है? तो चुनौती का समाधान है, पहला पॉइंट तो है कि संरक्षित क्षेत्र मतलब मौजूदा वनों की सुरक्षा के लिए अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करना, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड है सामुदायिक भागीदारी, वन संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदाय को शामिल करना। हमें अपने आसपास अधिक पेड़ लगाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है समाधान इसका कि अवैध कटाई और वनों की कटाई को रोकने वाले कानूनों को लागू करना। और ये हो जाएंगे 3 पॉइंट हैं इसके समाधान के। आप देख रहे होंगे कि अब गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम कंटिन्यू वनों की कटाई कर रहे हैं, मानव के द्वारा वनों की कटाई हो रही है और पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो इसीलिए गर्मी बढ़ रही है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क के उदाहरण नोट करेंगे। ये वे पौधे हैं जिनकी पत्तियों में जालीदार शिराविन्यास होता है। उदाहरण है आम, गुड़हल, गुलाब, चना, सरसों। और ख में देखेंगे, ये वे पौधे हैं जिनकी पत्तियों में जालीदार शिराविन्यास नहीं होता है, यानी उनमें समांतर शिराविन्यास होता है। और उदाहरण है गेहूं, मक्का, घास। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है,
गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? तो इसमें प्रश्न तीन मैं बताती हूँ अपनी तरफ से, आप भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो पहला क्वेश्चन होगा इसके तने की प्रकृति क्या है। सेकंड क्वेश्चन होगा गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी है। तीसरा क्वेश्चन होगा क्या गुड़हल के पौधे का तना लकड़ीदार होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समूह क और ख बनाया हुआ है। बीज का प्रकार है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। जड़ का प्रकार है मूसला जड़ और झकड़ा जड़। अब इसमें उदाहरण बताने हैं और इसमें उदाहरण हो जाएंगे जो समूह क में यहाँ पर नोट करेंगे गुलाब, आम, मूली, गाजर और गुड़हल। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे घास, गेहूँ, प्याज, मक्का और चावल आदि। ठीक है, ये हो जाएगा। और अभी पूछ रहा है नीचे कि समूह क के पौधों में क्या समानताएं हैं। समूह क के पौधे की समानता है उसमें कि द्विबीजपत्री पौधों में आमतौर पर जालीदार शिराविन्यास वाली पत्तियां होती हैं। और समूह ख के पौधों में क्या समानताएं हैं, उसकी समानताएं हो जाएंगी कि ये एक बीजपत्री पौधे होते हैं और समानांतर शिराविन्यास वाली पत्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम है। तो आपने देखा होगा बतख जो होती है वो पानी में भी रहती है और जमीन पे भी चलती है। तो ये जो इसके पैर होते हैं, इस कबूतर के पैर, तो कबूतर तो पानी में नहीं चलता है, पर लेकिन जो बतख होती है वो उसको, बतख के जो पैर होते हैं वो उसको पानी में चलने में भी हेल्प करते हैं। तो पैरों में अंतर देखते हैं कि बतख के पैर जालदार होते हैं जबकि कबूतर के पैर जालदार नहीं होते। उनके पैर पक्षी जैसे होते हैं जिसमें अलग अलग पंजे होते हैं। और इसमें जालदार पैरों के साथ बतख द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, जो बतख होती है वो क्या क्या करती है, पहले तो तैराकी करती है, तैराकी में हेल्प करती है गतिविधि। जालदार पैर बतख को पानी में कुशलतापूर्वक तैरने में मदद करते हैं। दूसरी उसकी गतिविधि है कीचड़ या गीली सतहों पर चलना। जालदार पैर बतख को स्थिरता प्रदान करते हैं और उसे डूबने से बचाते हैं। तीसरा पॉइंट है बतख के जालदार पैर विशेष रूप से तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं जिससे वह पानी में आसानी से चल सकती है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर वीडियो ऐसे ही देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।